दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिस्ट्री क्लब में। आप सुन रहे हैं आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी शेरलॉक होम्स मिस्ट्री द स्पेकल्ड बैंड। पिछले पार्ट में हमने देखा कि शेरलॉक होम्स और वॉटसन ने स्टोक मॉरन की हवेली का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने हवेली के कमरों की जांच की जहां हेलन की बहन जूलिया ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। वहां उन्हें कुछ अजीब बातें दिखी, जैसे कि नकली बेल रोप, वेंटिलेटर। डॉक्टर रॉयलेट के कमरे में उन्हें एक अजीब सी डॉग लीश और तिजोरी के ऊपर रखा एक दूध का प्याला भी दिखा। ये सारे क्लूज किसी डेंजरस प्लान की तरफ इशारा कर रहे हैं। होम्स और वॉटसन हवेली के पास ही क्राउन इन होटल में रहने वाले हैं और हेलेन को कहा गया है कि रात को जैसे ही डॉक्टर रॉयलेट सो जाते हैं वो एक लैंप जलाकर सिग्नल दे, जिसके बाद होम्स और वॉटसन उनके कमरे में छुप जाएंगे। रात का सन्नाटा, हवेली का भयानक माहौल और एक सस्पेंस भरा इंतजार। क्या होगा रात को? आइए देखते हैं द स्पेकल्ड बैंड के चौथे और आखिरी पार्ट में। शेरलॉक होम्स और मुझे बिना किसी दिक्कत के क्राउन इन होटल में एक रूम मिल गया। हमारा कमरा ऊपर की मंजिल पर था, जिसके विंडोज से हमें हवेली, हवेली का गेट और वो तीनों कमरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। शाम होते होते हमने देखा कि डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलेट एक तांगे में वापस लौटे। उनका भारी भरकम साया तांगा चलाने वाले छोटे से लड़के के मुकाबले एक राक्षस जैसा दिख रहा था। उस लड़के को लोहे का भारी गेट खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर रॉयलेट ने दहाड़ कर जिस तरह लड़के को डांटा वो भी सुनाई दिया और ये भी पता चल गया कि डॉक्टर साहब कितने गुस्से में हैं। गाड़ी गेट के अंदर चली गई और कुछ ही देर में हमने देखा डॉक्टर रॉयलेट के कमरे में रोशनी जल उठी। होम्स ने अंधेरे में बैठे हुए कहा, वॉटसन, मुझे तुम्हें आज रात ले जाने में थोड़ी झिझक हो रही है। ये काम काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने पूछा। तुम्हारा साथ में होना ही काफ़ी है वॉटसन, होम्स ने कहा। तो मैं ज़रूर चलूँगा, मैंने कहा। थैंक यू वॉटसन। खतरे से तुम्हारा क्या मतलब है? कैसा खतरा? क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो मैंने नहीं देखा? मैंने पूछा। नहीं, तुमने वो सब कुछ देखा जो मैंने देखा। सिर्फ मैंने जो कुछ देखा उसके बेसिस पे कुछ डिडक्शंस किए हैं, जिससे मुझे एक खतरे का अंदाज़ा लगा है, होम्स ने कहा। मुझे तो सिर्फ वो नकली बेल रोप अजीब लगा, लेकिन उसका क्या मतलब था ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा। तुमने वेंटिलेटर भी देखा ना? होम्स ने पूछा। हाँ, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं लगी मुझे। वो वेंटिलेटर इतना छोटा था कि उससे कोई चूहा भी मुश्किल से जा पाए, मैंने कहा। मुझे स्टोक मोरन पहुंचने से पहले ही अंदाजा लग गया था कि वहां एक वेंटिलेटर जरूर होगा, होम्स ने कहा। वो कैसे? मैंने चौंक कर पूछा। याद है हेलेन ने बताया था कि उसकी बहन को डॉक्टर रॉयलेट के सिगार की स्मेल्स आती थी। इसका मतलब था कि दोनों कमरों के बीच कोई ओपनिंग या विंडो था जिससे स्मेल आती थी। ये ओपनिंग या विंडो अगर बड़ा होता तो ज़रूर कोर्ट में इसका जिक्र होता, पर ऐसा हुआ नहीं। तभी मैंने सोचा ज़रूर एक छोटा वेंटिलेटर ही होगा, होम्स ने कहा। लेकिन दोनों कमरों के बीच अगर वेंटिलेटर है भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने पूछा। सोचो, पहले एक वेंटिलेटर बनाया गया, फिर एक नकली बेल रोप लगाई गई और कुछ ही समय बाद एक औरत जो उस बेड में सोती थी वो मर गई। क्या ये सब इत्तेफाक हो सकता है? मुझे तो अभी भी कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, मैंने कहा। तुमने जूलिया के कमरे में जो बेड था उसके बारे में कुछ अजीब बात नोटिस की? होम्स ने मुझे पूछा। नहीं तो, कौन सी अजीब बात? मैंने पूछा। वो बेड कीलों से फ्लोर को चिपकाया हुआ था। ऐसा बेड पहले कभी देखा है जो हिलाया ना जा सके? होम्स ने पूछा। नहीं, कभी ऐसा देखा तो नहीं मैंने कहा। इसका मतलब था कि बेड का पोजीशन हमेशा वेंटिलेटर और रोप के बिल्कुल नीचे रहे, होम्स ने कहा। होम्स, मैंने चौंक कर कहा। तुम जो कह रहे हो उसका मतलब अब मुझे धुंधला सा दिखाई देने लगा है। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं एक भयानक क्राइम को रोकने, मैंने कहा। बिल्कुल,
जब एक डॉक्टर गलत रास्ते पे चलता है तो वो सबसे खतरनाक अपराधी बन जाता है, होम्स ने कहा। उसके पास ज्ञान भी है और साहस भी। ऐसे इंसान का वार बहुत खतरनाक होता है। लेकिन मुझे लगता है वॉटसन कि हम उससे भी ज्यादा गहरा वार करेंगे। अब चलो थोड़ी देर के लिए कुछ यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और माहौल थोड़ा हल्का कर लेते हैं। रात के करीब 9 बजे हवेली में एक एक करके सारी बत्तियां बुझ गई। 2 घंटे धीरे धीरे बीत गए। फिर लगभग 11 बजे एक तेज रोशनी एक विंडो में चमकी। वो रहा हमारा सिग्नल। होम्स तुरंत उठे और बोले, बीच वाले कमरे से आया है। हमने होटल के मालिक से कुछ बातें की और कहा कि हम पहचान वाले से मिलने जा रहे हैं और हो सकता है वहीं पर रात गुजार लें। होटल से निकलकर हम अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। विंडो में जलती पीली रोशनी को फॉलो करते हुए हम चलते गए। हवेली के कंपाउंड में घुसना मुश्किल नहीं था। पुरानी दीवार में जगह जगह सुराख थे। पेड़ों के बीच से होते हुए हम लॉन पर आए और विंडो तक पहुंचे ही थे कि एक झाड़ी से एक अजीब सी सूरत का प्राणी निकला। कुछ पल ठंडी घास पे लेटा रहा और फिर एकदम से भागता हुआ अंधेरे में खो गया। ओ माय गॉड, तुमने वो देखा? मैंने धीरे से कहा। होम्स भी एक पल के लिए घबरा गए थे। उनका हाथ मेरे कलाई को कस के पकड़ चुका था। फिर वो हल्की सी हंसी में बोले, बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली है, ये तो बबून था। मुझे याद आया, डॉक्टर के पास चीता और बबून दोनों थे। शायद वो चीता भी आसपास कहीं होगा। हेलन ने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक विंडो का लैच खुला रखा था। हम धीरे से विंडो के पार रूम के अंदर घुसे और मैंने भी होम्स की तरह अपने जूते उतार दिए। रूम के अंदर पहुंचकर मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। होम्स ने विंडो बंद किया, लैंप को टेबल पर रखा और कमरे में नजर डाली। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे दिन में देखा था। फिर होम्स मेरे कान के पास आकर धीरे से बोले, जरा सा भी शोर हुआ तो हमारा प्लान बिगड़ जाएगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हमें बिना रोशनी के बैठना होगा, वरना वेंटिलेटर से रोशनी दिख जाएगी। मैंने फिर से सिर हिलाया। सोना मत वॉटसन, चौकन्ने रहना, हमारी जिंदगी दाव पर है। अपना रिवॉल्वर तैयार रखना। मैं बेड के पास बैठा हूँ, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने रिवॉल्वर निकाल के टेबल के कोने पर रख दिया। होम्स एक लंबी पतली छड़ी लाए थे जो उन्होंने बेड पर रखी। उसके पास एक मैच बॉक्स और एक छोटा सा कैंडल भी रखा। मैं देख सकता था कि नर्वसनेस में होम्स के हाथ भी कांप रहे थे। होम्स ने फिर लैंप बुझा दिया और अंधेरा छा गया। वो इंतज़ार के पल मैं कभी नहीं भूल सकता। ना कोई सांस की आवाज़, ना कोई हलचल। हम एकदम अंधेरे में बिना किसी रोशनी के चुपचाप बैठे रहे। बाहर कभी किसी रात के पक्षी की आवाज़ आती थी। दूर से हर 15 मिनट बाद घड़ी की घंटी सुनाई देती थी। हर पल जैसे 1 साल लंबा लग रहा था। 12 बज गए, फिर 1, फिर 2, 3 बज गए और हम वैसे ही अंधेरे में बैठे रहे। अचानक वेंटिलेटर की तरफ से एक हल्की सी रोशनी चमकी और तुरंत गायब हो गई। उसके बाद कमरे में जलते हुए तेल और गरम मेटल की स्मेल फैल गई। कोई पास वाले कमरे में लैंप जला रहा था। फिर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन स्मेल बढ़ती गई। फिर एक और आवाज़, जैसे किसी केटल से हल्की सी सीटी निकल रही हो। उसी पल होम्स बेड से उछले, मैच जलाया और छड़ी से बेल रोप को जोर से मारने लगे। देखा तुमने वॉटसन, देखा? होम्स ने चीख कर कहा। इतनी देर अंधेरे में बैठने की वजह से जिस पल में होम्स ने माचिस जलाई थी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस एक सीटी की आवाज सुनाई दी और फिर होम्स का उस बेल रोप को जोर जोर से पीटना। होम्स का चेहरा एकदम सफेद, घबराहट और नफरत से भरा हुआ था। उनकी आंखें वेंटिलेटर की तरफ टिकी थी। तभी एक भयानक सी चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। दर्द, गुस्से और डर से भरी वो चीख सुनकर दिल थर्रा उठा। कहते हैं उस आवाज ने गांव के लोगों को भी जगा दिया था। चीख शांत होने तक हम दोनों फ्रीज होकर बस एक दूसरे को देख रहे थे।
ये क्या था? मैंने पूछा। इस दर्दनाक कहानी का अंत, होम्स ने कहा, और शायद यही बेहतर है। चलो रिवॉल्वर ले लो और डॉक्टर रॉयलेट के कमरे में चलते हैं, आओ। होम्स ने लैंप जलाया और हम कॉरिडोर से गुजरते हुए डॉक्टर रॉयलेट के कमरे तक गए। होम्स ने 2 बार नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने हैंडल घुमाया और हम अंदर गए। अंदर जो दृश्य था वो दिल दहला देने वाला था। टेबल पर एक लैंप था जिसका शटर आधा खुला हुआ था और उसकी रोशनी तिजोरी पर पड़ रही थी। तिजोरी का दरवाज़ा खुला था। टेबल के पास दीवार से लगी वुडन कुर्सी पर डॉक्टर रॉयलेट बैठे थे, गाउन पहने हुए और पैरों में लाल स्लीपर्स। उनकी गोद में वही डॉग लीश थी जिसके एक छोर पर लूप बना हुआ था। उनका चेहरा ऊपर सीलिंग की तरफ था। बेजान आंखें एक ही जगह टिकी हुई थी और माथे पर एक येलो बैंड लपेटा हुआ था जिस पर ब्राउन डॉट्स थे। वो देखो वॉटसन, वही है, स्पेकल्ड बैंड, होम्स ने धीरे से कहा। मैं एकदम आगे बढ़ा तो वो येलो बैंड हिलने लगी और एक सांप का सर निकला। वॉटसन, ये एक स्वॉम्प एडर नाम का सांप है, होम्स चीखे। भारत का सबसे जहरीला सांप। सांप के डसने के कुछ ही सेकंड में डॉक्टर साहब की मौत हुई होगी। सच कहते हैं वॉटसन, जो गड्ढा कोई दूसरे के लिए खोदता है अंत में उसी में खुद गिर जाता है। देखा, आखिर यही हश्र होना था डॉक्टर रॉयलेट का। चलो इस सांप को वापस तिजोरी में डाल देते हैं और मिस स्टोनर को किसी सुरक्षित जगह ले जाते हैं। पुलिस को भी खबर करनी होगी। होम्स ने वो डॉग लीश उठाया, सांप के गले में लूप डाला और हल्के हाथों से उसे पकड़कर वापस सेफ में डाल दिया। तो ये थी असली कहानी स्टोक मॉरन के डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलेट की मौत की। हमने हेलन को सारी बात बताई और सुबह के ट्रेन से उसे उसकी हैरो वाली आंटी के पास भेज दिया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में दर्ज किया गया कि डॉक्टर की मौत एक गैर कानूनी तौर पर घर में रखे गए खतरनाक जानवर के हाथों हुई। वापस लंदन लौटते हुए ट्रेन में होम्स ने मुझसे कहा, माय डियर वॉटसन, इस केस की शुरुआत में मैं बिल्कुल गलत दिशा में चला गया था। जो सबूत है इस बात का कि बिना फैक्ट्स के कोई भी डिडक्शन करना या किसी भी नतीजे पर पहुंचना कितनी गलत बात है। बंजारे, स्पेकल्ड बैंड, इन चीज़ों ने मुझे पूरी तरह भटका दिया था। बेचारी जूलिया को एक माचिस की रोशनी में जितना दिखा, उसको उसने अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की, पर वो वर्ड्स हमें अलग ही दिशा में ले गए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने अपनी लाइन ऑफ इंक्वायरी को तुरंत चेंज कर लिया जब मुझे पता चला कि खतरा ना विंडो से आ सकता था ना दरवाजे से। जैसे तुमने देखा, मेरी नज़र तुरंत वेंटिलेटर और उससे लटकी बेल रोप पर पड़ी। फिर जब मुझे ये पता चला कि बेल रोप नकली है और बेड अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता, मुझे शक हुआ कि हो ना हो ये सारी अरेंजमेंट किसी चीज़ को वेंटिलेटर के ज़रिए जूलिया के बेड तक पहुंचाने के लिए थी। तब मुझे सांप का आइडिया आया और इस डिडक्शन को जब मैंने इस बात से जोड़ा कि डॉक्टर ने भारत से इंपोर्ट किए गए जानवर पाल रखे थे, तब मुझे लगा कि शायद मुझे इस कहानी का राज मिल गया है। एक डॉक्टर होने की वजह से वो जानते थे कि अगर कत्ल में इस अनोखे सांप का इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी मेडिकल टेस्ट इसके जहर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सांप वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रख्यात नहीं है और इस सांप के डसने के निशान भी बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में उसका पता नहीं चला। फिर मैंने उस सीटी की आवाज़ के बारे में सोचा। डॉक्टर के कमरे में एक केटल थी जिसका इस्तेमाल शायद दूध गर्म करने में होता था। इसी केटल से वो हल्की सीटी की आवाज़ आती थी। ये बहुत ज़रूरी था कि सुबह होने से पहले ही डॉक्टर सांप को वापस बुला ले, वरना सुबह की रोशनी में विक्टिम को सांप दिख जाता। डॉक्टर ने शायद दूध का इस्तेमाल करके सांप को इस तरह से ट्रेन किया था कि वो वापस बुलाने पर लौट आए। देर रात को जब उन्हें यकीन होता था कि विक्टिम सो गया है, तब वो वेंटिलेटर के ज़रिए सांप को छोड़ देते थे।
अब ज़रूरी तो नहीं कि सांप पहली ही रात को बेड पर सोए इंसान को डस ले। हो सकता है 2 दिन लगे या 3 दिन या 1 हफ्ता, पर कभी ना कभी तो सांप डस लेता और डॉक्टर का काम बन जाता। ये सारी बातें मुझे डॉक्टर के रूम में जाने से पहले ही समझ गई थी। डॉक्टर के रूम में जब मैंने दीवार से लगी चेयर का इंस्पेक्शन किया तो चेयर के सीट पर मुझे स्लिपर के निशान दिखे। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर को किसी कारण से चेयर पर खड़े होने की जरूरत पड़ती थी। अब तुम जानते हो कि वेंटिलेटर तक पहुंचने के लिए डॉक्टर को ऐसा करना पड़ता था। फिर कमरे में तिजोरी, दूध का प्याला, वो लूप वाली डॉग लीश, इन सब बातों से मेरा शक यकीन में बदल गया। वो मेटालिक आवाज जो मिस स्टोनर को सुनाई देती थी, वो उसी तिजोरी की बंद होने की आवाज थी। सांप को तिजोरी में रखने के बाद डॉक्टर जल्दी से तिजोरी का दरवाजा बंद कर देते थे और यही आवाज मिस स्टोनर को सुनाई देती थी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुम जानते हो। हमें बस प्रूफ चाहिए था। रात को मुझे सांप की हल्की सी सिसकारी सुनाई दी, शायद तुमने भी सुनी। और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मैंने तुरंत माचिस जलाई और उस पर हमला कर दिया। हाँ, और उसका नतीजा ये निकला कि सांप घबरा कर वेंटिलेटर के जरिए वापस लौट गया। मैंने कहा। बिल्कुल, होम्स ने कहा। मेरे हमले से सांप बौखला गया और वापस लौटकर सामने पहला जो इंसान दिखा उसने उसे डस दिया। शायद इस तरह से मैं इनडायरेक्टली डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात का मुझे कोई खास अफसोस होगा। तो दोस्तों, मिडनाइट मिस्ट्री क्लब में ये थी आर्थर कोनन डॉयल की लिखी हुई कहानी द स्पेकल्ड बैंड का चौथा और आखिरी पार्ट। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई शर्लॉक होम्स की कहानी के साथ, यही मिडनाइट मिस्ट्री क्लब में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।